बुरा न मान जिया उसकी साफ गोई का, जो दर्दमंद भी है और बेअदब भी नहीं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। मोदी सरकार का क्या होगा? क्या बीजेपी की सत्ता के दिन पूरे हो गए हैं? ऐसे कुछ सवाल इस वक्त दोस्तों देश के राजनीतिक गलियारों से लेकर नुक्कड़ पर होने वाली चर्चाओं में तेजी से उठ रहे हैं। दरअसल देश में अब अगले चुनावों की बात खूब होने लगी है। 2024 में मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल पूरा हो जाएगा और सत्ता में रहने के 10 साल भी पूरे हो जाएंगे। इससे पहले 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह भी 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उस दौर को यूपीए सरकार के नाम से जाना जाता है, मनमोहन सरकार के नाम से नहीं। लेकिन बीजेपी के सत्ता में आने और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से सब कुछ मोदी जी के इर्द गिर्द ही समट गया है। नोटबंदी की घोषणा करनी हो या आधी रात को संसद में जीएसटी लागू करना हो, मोदी जी का चेहरा ही सामने होता है। राम मंदिर का शिलान्यास हो या सेंट्रल विस्टा का भूमि पूजन हो, यह काम भी मोदी जी के हाथों से होता है। ट्रेनों को हरी झंडी दिखानी हो या परीक्षा पर चर्चा करना हो, यह भी मोदी जी ही करते हैं। सरकारी विज्ञापनों से लेकर मुफ्त राशन की थैलियों तक मोदी जी का चेहरा छाया रहता है। मन की बात और चुनावी रैलियों के भाषण तो खैर मोदी जी के बिना पूरे ही नहीं हो सकते। मोदी जी बार बार पूछते हैं कि 70 सालों में देश में क्या हुआ, और उनके इस क्या हुआ वाले सवाल की तो एक लंबी लिस्ट भी है। लेकिन इतना तो सच है दोस्तों कि इन 70 सालों में कभी नहीं ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री का चेहरा ही हर बार आगे रहे। अभी हाल ही में एक और उदाहरण सामने आया है, जिसमें अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ मोदी जी ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक रथनुमा वाहन में चक्कर काटा और यहीं पर बीसीसीआई सचिव जय शाह, जी हां आप नाम शायद सुन ही चुके होंगे, जय शाह जो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री उनके बेटे हैं, उन्होंने मोदी जी को उनकी ही तस्वीर भेंट की। सोशल मीडिया पर उनकी खूब चर्चा रही कि मोदी जी ने अपने ही नाम के स्टेडियम में अपनी ही फोटो उपहार स्वरूप लेकर अपना ही सम्मान करवाया है। देश के मीडिया ने तो इसे उपलब्धि की तरह पेश किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मीडिया में इसकी खिंचाई हुई कि खिलाड़ियों को किनारे कर दिया गया ताकि मोदी और अल्बनीज के लिए खुला हुआ मंच मिले। वहां इसे राजनीतिक तमाशा करार दिया गया। खैर, भारत के लोग तो ऐसे तमाशों को रोज देखने की आदत पड़ गई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मीडिया को यह बात ठीक नहीं लगी। मजेदार तथ्य देखिए कि इस पूरे मामले में न कहीं नेहरू जी का नाम है और न ही कांग्रेस ने इसमें कुछ किया है। फिर भी मोदी सरकार की किरकिरी तो हुई ही है, लेकिन बीजेपी इसमें भी कांग्रेस का हाथ बता सकती है। खासकर राहुल गांधी के ब्रिटेन दौरे के बाद तो यही लग रहा है कि बीजेपी अपनी कमियों को छिपाने के लिए बार बार कांग्रेस की आड़ ले रही है। और बीजेपी की इस बौखलाहट को देखकर सवाल उठता है कि क्या बीजेपी को अपनी कमजोरी का एहसास होने लगा है? क्या बीजेपी को यह लग रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी लहर का जुमला काम नहीं आएगा? क्या बीजेपी यह मानने लगी है कि कांग्रेस ने अपनी पुरानी ताकत फिर हासिल कर ली है और राहुल गांधी का इसमें अहम योगदान है? क्या बीजेपी यह अनुमान लगा रही है कि इस बार विपक्षी गठबंधन फिर से आकार लेगा और यूपीए 3 की सरकार का रास्ता साफ होगा? क्या इसीलिए विपक्ष पर बीजेपी के प्रहार तेज हो गए हैं? केवल खामोशी से ही नहीं, बल्कि कई बार आसमान के बदलते रंग और काले बादलों को देखकर भी तूफान का अंदाजा लगाया जाता है। तो आज दोस्तों आइए आईने के नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या भारत के सियासी आसमान के रंग बदल रहे हैं? क्या तूफान के आने के संकेत मिल रहे हैं? लेकिन शुरुआत करते हैं विपक्ष को दबाने की कोशिश में लगी मोदी सरकार की। कैसे? पहले देखते हैं इस ट्वीट को। राहुल गांधी का यह ट्वीट 4 मार्च 2021 का है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ मुहावरे, उंगलियों पर नचाना केंद्र सरकार आईटी डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई के साथ ये करती है। भीगी बिल्ली बनना केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसे केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड कराती है। एक और ट्वीट 17 जून 2022 का है। इसमें राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष के जो नेता सच बोलने की हिम्मत दिखाते हैं, उन्हें प्रताड़ित करना बीजेपी सरकार की खास पहचान बन गई है। इस ट्वीट में राहुल गांधी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ राजनीतिक बदले की बात कह रहे हैं। एक और ट्वीट तेजस्वी यादव का है, जो उन्होंने दिसंबर 2017 में किया था। तेजस्वी यादव ने कहा था, अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो वो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। तथा कथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता।
तो 2017 से लेकर 2023 तक गंगा जमुना में काफी पानी बह गया, लेकिन मोदी सरकार का विपक्ष को परेशान करने का रवैया नहीं बदला। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के ये ट्वीट्स पुराने हैं, लेकिन आज भी एकदम सटीक लगते हैं, क्योंकि हालात अब भी वही हैं। इसीलिए पिछले हफ्ते ही टीएमसी की ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव, सपा चीफ अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, एनसीपी चीफ शरद पवार, शिवसेना उद्धव गुट के उद्धव ठाकरे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, इन 9 नेताओं ने संयुक्त रूप से एक पत्र पीएम नरेंद्र मोदी के नाम लिखा और अपील की कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके राजनीतिक बदले लेने का कार्य बंद हो। इन तमाम विपक्षी दलों का आरोप है कि मोदी सरकार विपक्ष को दबाने के लिए जांच एजेंसियों का सहारा ले रही है। तो विपक्ष के इन आरोपों का मोदी सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि उसके पास कोई जवाब है ही नहीं। न खाऊंगा और न ही खाने दूंगा का नारा लगाने वाली ये सरकार भ्रष्टाचार के मामले में किस तरह दोहरा मापदंड अपना रही है, इसके कई एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं। जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, असम के अभी मुख्यमंत्री हैं। शुभेंदु अधिकारी जो पहले टीएमसी में थे और अब बीजेपी में हैं वेस्ट बंगाल से। नारायण राणे जो महाराष्ट्र के पहले कांग्रेस के जमाने में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, महाराष्ट्र के नेता हैं, कभी उनके ऊपर भी आरोप लगे थे। लेकिन ऐसे कई नेता हैं दोस्तों जो पहले विपक्ष में थे तो मोदी सरकार ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जांच करवाई थी, और जैसे ही ये लोग बीजेपी में शामिल हुए या सरकार में साथी बने, सारे मामले अपने आप उड़न छू हो गए। मोदी सरकार के दोहरे रवैये का ताजा उदाहरण मेघालय में देखा जा सकता है, जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया था और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए थे। लेकिन अब उन्हीं संगमा जी के साथ बीजेपी ने मिलकर सरकार बना ली है। लेकिन जो नेता बीजेपी के आगे झुकना मंजूर नहीं करते, उन्हें कैसे परेशान किया जा रहा है, इसका उदाहरण भी सामने आया है। जरा देखिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पिछले महीने ही सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट करवाकर लौटे हैं। डॉक्टरों ने उन्हें भीड़ में न रहने की सलाह दी है, लेकिन अभी उन पर नौकरी के बदले जमीन नाम के घोटाले के आरोप लगाए गए हैं और इसके लिए उनके घर, उनकी बेटियों के घर पर छापेमारी की गई और लालू प्रसाद यादव से सीबीआई की 12 सदस्यों की टीम ने 4 घंटे तक पूछताछ की। क्षेत्रीय नेताओं में लालू प्रसाद यादव ही ऐसे नेता हैं जिनसे शायद बीजेपी सबसे ज्यादा खौफ खाती है। उन्हें चारा घोटाले में भी जेल भेजा गया था, लेकिन लालू जी के तेवर में कभी कमी नहीं आई। वे शायद एकमात्र इतने बड़े क्षेत्रीय नेता हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ कभी समझौता नहीं किया और उन अल्पसंख्यकों के पीछे चट्टान की तरह खड़े रहे जिनके खिलाफ संघ परिवार घृणा भरे अभियान चलाता रहा है। इस बार तो जांच एजेंसियां लालू प्रसाद यादव के साथ साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटों और बेटियों सब पर दबाव बना रही है। और कुछ ऐसा ही खेल तेलंगाना में भी खेला जा रहा है, जहां भारत राष्ट्र समिति के मुखिया के चंद्रशेखर राव को झुकाने की कोशिश बीजेपी की है, जिसमें उसे कामयाबी नहीं मिल रही है और अब उनकी बेटी के कविता से दिल्ली शराब घोटाले में ईडी पूछताछ कर रही है। इसी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया तो जेल ही भेजे जा चुके हैं। आपको याद होगा ही कि कैसे पिछले साल नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी ने कई घंटों की पूछताछ की थी। लेकिन उस पूछताछ के बाद ईडी को क्या हासिल हुआ, किस नतीजे पर जांच एजेंसी पहुंची, इसकी कोई जानकारी अभी तक तो नहीं है। जाहिर है कि ईडी हो या सीबीआई, इनका इस्तेमाल मोदी सरकार अपने विरोधियों को दबाने के लिए कर रही है और अब ये एक खुला रहस्य है। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले साल एक खबर आई थी जिसके मुताबिक पिछले 8 सालों में राजनीतिक लोगों के खिलाफ ईडी के मामले 4 गुना बढ़े हैं। साल 2014 से 2022 के बीच 121 बड़े राजनेताओं से जुड़े मामलों की जांच ईडी कर रही है। इनमें से 115 नेता विपक्षी पार्टियों से हैं, यानी 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। वहीं यूपीए के समय 2004 से लेकर 2014 के 10 सालों में 26 नेताओं की जांच ईडी ने की। इनमें से 14 नेता विपक्षी पार्टियों के थे। इसी तरह यूपीए के 10 सालों यानी 2004 से 2014 के बीच 72 राजनेता सीबीआई की जद में आए, जिसमें 43 नेता विपक्ष के थे, यानी तकरीबन 60%। और 2014 से लेकर 2022 तक मोदी सरकार में 124 नेता सीबीआई के शिकंजे में आए और इनमें से 118 नेता विपक्षी पार्टियों के थे, यानी 95% विपक्ष के नेता हैं। तो
तो ये आंकड़े देश में लोकतंत्र को पड़ती चोट का आईना दिखा रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार को अगर अब भी लगता है कि सब चंगा सी, तो फिर क्या? विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जांच एजेंसियों के साथ साथ देश विरोधी होने का आरोप भी लगाया जा रहा है, जैसा अभी राहुल गांधी के साथ बीजेपी ने किया है। बीजेपी के रडार पर राहुल गांधी शुरू से रहे हैं, क्योंकि वे संघ और बीजेपी की पोल खोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते और किसी भी तरह बीजेपी के दबाव में नहीं आते। उनकी छवि बिगाड़ने के साथ साथ उनका चरित्र हनन और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने जैसे तमाम पैंतरे बीजेपी ने अपना लिए। लेकिन राहुल गांधी फिर भी देश और दुनिया को मोदी सरकार की सच्चाई और संघ की असलियत बताते रहे हैं। अभी हाल ही में ब्रिटेन दौरे में भी राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज से लेकर चैथम हाउस और ब्रिटिश संसद तक सभी जगह भारत की मौजूदा सच्चाई का बखान किया कि कैसे मोदी राज में भारत की विविधता को खत्म करने की कोशिश हो रही है। द आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ काम हो रहा है। आरएसएस देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ रहा है। मीडिया सरकार के आगे झुका हुआ है और संवैधानिक संस्थाएं अपनी स्वायत्तता खोती जा रही हैं। और इतना ही नहीं, संसद तक में विपक्ष को बोलने से रोका जा रहा है और इन सब से लोकतंत्र के लिए खतरा बन रहा है। अगर भारत में लोकतंत्र कमजोर हुआ तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा। इसमें एक भी बात ऐसी नहीं है जो राहुल गांधी ने देश में पहले नहीं की, लेकिन ब्रिटेन जाकर राहुल का ऐसा बोलना बीजेपी को ऐसा अखरा कि न केवल पप्पू और शहजादा जैसे शब्द उनके लिए फिर से इस्तेमाल किए गए, बल्कि उन्हें देश के लिए खतरा तक बता दिया गया। तो किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, ये सब तो बीजेपी के नेता ही नहीं, बल्कि इनमें से दो जो हैं वो बीजेपी इस वक्त जो बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार के कैबिनेट में मंत्री हैं। लेकिन राहुल गांधी के बयानों की आलोचना राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह तक ने कर दी है। जबकि राहुल गांधी राज्यसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा के सदस्य हैं। उनकी बातों पर अगर आपत्ति है तो लोकसभा अध्यक्ष उन्हें नोटिस दें और जवाब मांगें। लेकिन फिलहाल राज्यसभा के माननीय बीजेपी का बचाव करते हुए दिख रहे हैं। एक कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ ने कहा है कि लोकसभा में आज तक माइक बंद नहीं हुआ। कोई बाहर जाकर कहता है कि माइक बंद किया जाता है, यह कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? सोचो छाती पर कितना सांप लौटता होगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, यह कह रहे हैं जगदीप धनखड़ साहब एक सभा को संबोधित करते हुए। और इतना ही नहीं कह रहे हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह भाषा देश के उपराष्ट्रपति को शोभा देती है? खैर, राहुल गांधी से मोदी सरकार जवाब मांग सकती है कि उन्होंने विदेश में ऐसा क्यों कहा। लेकिन राहुल गांधी के बारे में अगर सभापति उपसभापति बाहर बोलें, जो कि वो उस सभा के सदस्य नहीं हैं, तब तो यहां सवाल तो उठेगा ही। इसके साथ ही मोदी सरकार को देश की जनता को भी जवाब देना चाहिए कि जिन वादों के साथ वो सरकार में आई थी, जिस नए भारत के निर्माण का दावा उसने किया था, उसकी हालत ऐसी क्यों हो गई है कि हर जगह हम पिछड़ते जा रहे हैं। आप भी देखिए कि कैसे मोदी राज में देश का बुरा हाल हुआ है। अच्छे दिनों का वादा करने वाली मोदी सरकार के राज में भारत में 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का मुफ्त खाना सरकार को देना पड़ रहा है। यानी लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि खुद कमा के खा सकें। मुफ्त भोजन के बावजूद ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत दुनिया के 121 देशों के बीच में 107वें पायदान पर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली मोदी सरकार के काल में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत दुनिया भर के 146 देशों के बीच में 135वें पायदान पर आया। इस रिपोर्ट में औरतों की राजनीतिक भागीदारी, आर्थिक हैसियत, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य और संघर्ष आदि को मापा जाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे तकरीबन 10 बुनियादी पैमानों को आधार बनाकर ग्लोबल मल्टी लेवल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला जाता है। मल्टी लेवल पॉवर्टी इंडेक्स के अंतर्गत भारत के तकरीबन 22 करोड़ लोग आते हैं। ये संख्या दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। सांप्रदायिक तनाव के मामले में प्यू रिसर्च के मुताबिक भारत सोशल हॉस्पिटैलिटी इंडेक्स में 10 अंक में 9.4 के करीब है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत 120वें स्थान से 131वें पायदान पर पहुंच गया है। ग्लोबल रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के मामले में भारत 66वें नंबर से खिसककर 75वें नंबर पर चला गया है। 40 मापदंडों पर बनने वाले एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 180 देशों में आखिरी पायदान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 139 देशों के बीच में 136वें नंबर पर है। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में भारत साल 2021 में दुनिया के 180 देशों के बीच में 150वें पायदान पर था और दुनिया में जितनी बार इंटरनेट बंद किया गया उसका आधे से ज्यादा हिस्सा मोदी सरकार के इंटरनेट बंद करने के आदेश से जुड़ा हुआ है।
तो यहां सवाल उठता है कि क्या इन आंकड़ों को सब चंगा सी बोलने वाले मोदी जी ने देखा है? शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक आजादी, सांप्रदायिक सद्भाव, आर्थिक प्रगति, पर्यावरण संरक्षण, लड़कियों की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, किसी भी मामले में हमारी वैश्विक रैंकिंग अच्छी नहीं है, बल्कि गिरावट बढ़ती जा रही है। और मोदी सरकार अब भी राहुल गांधी पर देश को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। राहुल गांधी तो देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं जिन पर सारे हालात सुधारने की जिम्मेदारी हो। यह काम तो मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल और प्रशासन का है। लेकिन अपनी कमियां देखने की जगह मोदी सरकार राहुल गांधी को दोषी बता रही है, विपक्ष को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसके ये काम बता रहे हैं दोस्तों कि उसे 2024 के आकाश में अपने लिए काले बादल दिखने लगे हैं, जो किसी तूफान का इशारा हो सकता है। खैर, शायर जिया जालंधरी ने ठीक ही फरमाया है कि गिला करो तो वो कहते हैं यूं रहो जैसे, गिला करो तो वो कहते हैं यूं रहो जैसे, तुम्हारे चेहरों पे आंखें नहीं हैं, लब भी नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।